Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture, you learnt about the conventional source of energy like coal, petroleum, natural gases. Okay, today we will read about the electricity. Okay, electricity, it is the most important source of energy. We generate three types of electricity. ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम थ्री टाइप्स में जनरेट करते हैं. फर्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड इज न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि आपको अच्छे से समझ में आए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है और न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट होती है. सो स्टूडेंट, दीज आर टॉपिक्स ऑफ योर 8th standard. When you will go in your 8th standard, you will read this topic in your chapter number 3 of geography. ओके, तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम लिए हैं वो भी आपके 8th स्टैंडर्ड की बुक में से जो डायग्राम है वो लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. और जब आप 8th स्टैंडर्ड में जाओगे तब ज्योग्राफी के अंदर इन्हें और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इट इज जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर. जो फ्लोइंग वाटर होता है डैम के ऊपर, उस फ्लोइंग वाटर से हम इसे बनाते हैं. ओके, जनरेट करते हैं. ह्यूज डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर एंड द वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वायर्स. ओके, जो भी रिजर्वायर्स है यानी कि डैम है उनके अंदर, जो रिवर से उनके ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं और उनके अंदर चारों तरफ से वॉल बनाई जाती है, मैंने आपको बताया था. और इसके अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है. ओके, फिर क्या किया जाता है? वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड दिस फोर्स टर्न द टर्बाइन्स and thus electricity is generated. This is pollution free and cheap but it cannot be generated everywhere. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हाइड्रो पावर के थ्रू वाटर के फ्लोइंग वाटर से, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. और लेकिन ये हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकती, हर जगह नहीं बनाई जा सकती. क्यों? क्योंकि हर जगह रिवर वाटर नहीं होता. रिवर मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट हम नहीं बना सकते, जिसकी वजह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हर जगह पर जनरेट नहीं कर सकते. तो अभी जो आपने यहाँ पर पढ़ा बच्चों, उसे यहाँ पर डायग्राम में समझेंगे. देखो, हियर इज अ हाइडल पावर, जो आपने हाइड्रो पावर एनर्जी पढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी. इसमें क्या है? ये डैम है. देखो, ये डैम है, डैम के अंदर ये वाटर है और इसके अंदर अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है. तो इसके अंदर ही जो डैम का जो गेट होता है जहाँ से फ्लोइंग वाटर गिरता है, उसके पास ही टरबाइन को, ये टरबाइन है. टरबाइन क्या होता है? एक इस तरीके से पंख वाले, विंग्स वाले, रोटेशन वाली थिंग्स होती है, इसे टरबाइन कहते हैं. और जब इस पर वाटर गिरता है तो ऐसे जब फ्लोइंग वाटर गिरता है तो जब इस एक विंग्स पर वाटर गिरता है तो इस तरह मूव करके इधर आ जाता है और ये वाली विंग्स वापस इस फ्लोइंग वाटर के नीचे आती है. फिर ये वाटर इस विंग पे जाता है, फिर अगेन ये विंग्स इसके पास आती है. इस तरीके से ये मोशन में रहता है और फ्लोइंग वाटर की वजह से इसमें मोशन होते हैं और ये बहुत तेज़ घूमने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टरबाइन के साथ एक जनरेटर लगा होता है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है. और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है दूसरी जगह पर. तो इस तरीके से डैम के अंदर जो वाटर होता है, जब वो फ्लोइंग वाटर टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन में मोशंस होते हैं और उस मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जनरेटर के अंदर. तो जब हम इस तरीके से वाटर की फ्लोइंग वाटर, जो हाइट से फ्लोइंग वाटर गिरता है, उसकी एनर्जी को यूज़ करके जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ओके, एंड आफ्टर देन यू हैव थर्मल पावर. ये देखो, थर्मल पावर है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे में क्या होता है? ये देखो, हियर इज गिवन. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज टू जनरेट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ कॉस्टली एंड कॉजेज पॉल्यूशन. अब देखो बच्चों, जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कोल, पेट्रोलियम को जलाकर उसकी हीटनेस से जो स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम से जनरेटर को चलाया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ओके, लेकिन जब
इस तरीके से कोल और पेट्रोलियम को यूज़ करके थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो उसमें से पॉल्यूशन निकलता है, और पॉल्यूशन क्या करता है, हमारे स्मोक निकलता है और वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, और इट इज़ कॉस्टली, ये कॉस्टली भी है। और कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है हमारे, वो क्या है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड सोर्स है उनके हमारे पास। ओके, नाउ द थर्ड इज न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। अब न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी क्या है, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री, ये पॉल्यूशन फ्री है, बट ग्रेट केयर इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत ज़्यादा केयर रिक्वायर होती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए जाते हैं, तो उसके अंदर से अगर बहुत केयर नहीं की जाएगी तो जो रेडियम निकलते हैं वो दूसरे साइड इफ़ेक्ट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत केयर करके यूज़ किया जाता है। ओके, एट एटॉमिक प्लांट्स टू जनरेट इट। नाउ इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ दिस एनर्जी, इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ दिस एनर्जी, इस एनर्जी को यानी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना बहुत ईजी नहीं है। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़ यूज़ दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उसे बहुत इजीली हम यूज़ नहीं कर सकते, और जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही चाहिए, लेकिन बची हुई एनर्जी को क्या करेंगे, उसे और कहीं स्टोर करना होता है। ओके, अदरवाइज़ अगर वो लीक होती है या कुछ मिस्टेक होती है तो उससे और दूसरे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं। इसलिए न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करते वक्त, जनरेट करते वक्त हमें बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं, मैनी डेवलप कंट्रीज़ यूज़ दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया हैज़ 6 न्यूक्लियर प्लांट्स, और इंडिया के अंदर 6 न्यूक्लियर प्लांट्स है जहाँ पर न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। दे आर लोकेटेड एट नौरौरा उत्तर प्रदेश, एंड रावतभाटा इन राजस्थान, एंड काकरापारा इन गुजरात, तारापुर इन महाराष्ट्र, एंड कैगा इन कर्नाटका, एंड कलपक्कम इन तमिलनाडु। ओके, तो ये हमारे 6 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, एंड तारापुर इन महाराष्ट्र इज़ द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट्स इन इंडिया। अब जो एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी है वो किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है उसका डायग्राम आप यहाँ पर देखोगे। ये देखो, ये यहाँ पर बच्चों एक टैंक है, उस टैंक के अंदर वाटर है, और उसके अंदर एक बॉक्स जैसा है जिसके अंदर क्या रखे गए हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इन रिएक्टर्स को आपस में फिशन करवाया जाता है, इनका रिएक्ट करवाया जाता है आपस में, जिससे जो हीटनेस निकलती है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हीट फ्रॉम फिशन। जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिएक्ट होते हैं तो इसके अंदर से हीट निकलती है, और ये हीट इस टैंक में रखे हुए वाटर को फिर गर्म करती है, हॉट वाटर। जब हॉट वाटर फिर यहाँ से यहाँ पहुँचता है और उसके अंदर से स्टीम निकलकर यहाँ जाती है, और इस टरबाइन को, ये जो टरबाइन देख रहे हो आप, इन्हें मूव करती है। स्टीम की वजह से ये टरबाइन मूव होने लगती है, मोशन में आ जाती हैं, और उसकी वजह से यहाँ जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन स्टीम जब ये हॉट वाटर यहाँ पर पहुँचता है तो स्टीम तो इधर चली जाती है टरबाइन के पास, लेकिन वो वाटर कहाँ जाता है, वो वाटर वापस यहाँ से यहाँ चला जाता है। ओके, तो इस तरीके से न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्हेन यू विल गो इन योर हायर स्टैंडर्ड, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो आपके नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड होता है, और सिर्फ आपकी स्टडी तक ही रिलेटेड नहीं होता, वो आपकी पूरी लाइफ आपके काम आते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर, ये जो आपने सोर्स ऑफ एनर्जी और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, वो सिर्फ आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी नहीं है। जब तक आप रहोगे, जब तक आप छोटे हो बड़े हो जाओगे, और हमेशा ये आपके काम आएगी। आपको पता रहेगा कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बनाई जाती है, आगे किसी को बताने के लिए ये आपके काम आएगा। हो सकता है कुछ बच्चे बड़े होकर इंजीनियर्स बनते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल लाइन में जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो आपकी पूरी लाइफ आपके काम आता है, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने में नहीं या फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं, पूरी लाइफ के लिए वो आपके साथ एक नॉलेज बनकर आपका हमेशा सपोर्ट करते हैं। ओके, सो नाउ हियर इज़ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
ये जो डायग्राम है बच्चों ये आपकी बुक में नहीं है, आप कहीं बुक में से ढूंढे, ये दोनों डायग्राम मैंने 8th स्टैंडर्ड की बुक में से लिया हुआ है. ओके, सो द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस पेज इज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके, एंड लास्ट पेज इज इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी. इनके बारे में भी आप 8th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ोगे डायग्राम के साथ. मैं आपको ज़्यादा डायग्राम नहीं दिखा रही, मेन अभी ये 3 दिखाए मैंने. अगर नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि अभी ये आपके स्टैंडर्ड का लेवल नहीं है इतना कि आप इतना समझ पाओ, इसलिए. अदरवाइज जब आप 8th में जाओगे तब उसमें टाइडल एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, सोलर एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, इसका भी डायग्राम आएगा. उसे देखकर पढ़कर आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे. ओके, दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेज. और ये क्या है? रिन्यूएबल है, हम दोबारा इन्हें बना सकते हैं. ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं हमारे, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है? अर्थ के अंदर क्रैक किए जाते हैं और अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होती है, हीटनेस होती है, उसे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. तो इसे भी आप 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ोगे. ओके स्टूडेंट, सो आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं और पॉल्यूशन फ्री है. So our explanation of chapter number 12 is completed. In your last page here are some pictures of plants, solar plants and wind energy plant. आपने गुजरात में विंड एनर्जी में ये विंड मिल देखी होंगी. ये विंड मिल विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं. ओके, सो here is do you know ये यहाँ पर the largest solar plant in India is located in माधापर near भुज in गुजरात. जो हमारा लार्जेस्ट सोलर प्लांट है इंडिया के अंदर वो माधापर में है और वो कहाँ है? नियर भुज इन गुजरात. ओके, सो आवर चैप्टर इज completed. Okay student, in our next lecture we will do the question and answer in notebook and also all the objective types of question in our textbook. Okay student, now take care. Goodbye.